नमस्कार विद्यार्थियों, एमए फाइनल हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसे कि हम साहित्य सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हम रूपवाद के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, रूपवाद को हम एक समीक्षा पद्धति या एक आलोचना की एक विशिष्ट प्रक्रिया सिद्धांत के रूप में, प्रत्यय के रूप में देखते हैं। रूपवाद क्या है, इस संबंध में जानने के लिए हम थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन करेंगे। रूपवाद एक प्रकार का कलावादी आंदोलन है जिसके विकास के पीछे विज्ञान और तकनीक का परोक्ष प्रभाव है। विज्ञान, तकनीक और प्रौद्योगिकी आदि साइंस के ये आयाम समाज निरपेक्ष हैं। ये हम सभी जानते हैं कि विज्ञान और तकनीक समाज से निरपेक्ष होकर समाज का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके जो निष्कर्ष होते हैं तटस्थ होते हैं। साहित्य अध्ययन भी जो समाज निरपेक्ष दृष्टि से किया जाए तो साहित्य अध्ययन की प्रत्ययवादी जो धारणाएं होती हैं वह तिरोहित होती हैं और समीक्षा पूर्णतः भाषागत हो जाती है। रूपवाद को इसी क्रम में, इसी सिद्धांत को लेकर रूपवाद की सृष्टि हुई। रूपवाद का उद्भव रूस में हुआ, इसलिए इसे रूसी रूपवाद भी कहा जाता है। रूसी रूपवादी समीक्षा का 19वीं सदी के अंतिम चरण में प्रादुर्भाव होता है और 20वीं सदी के उत्तरवर्षीय वर्षों तक साहित्य समीक्षा को यह आंदोलित करती रहती है। रूपवाद के संदर्भ में एक बात जो स्पष्ट रूप से यहाँ उभर कर सामने आती है वह यह है कि रूपवाद है वह पूरा बल भाषा पर देते हैं। साहित्य की भाषा का चयनित और उदात्त रूप होता है, क्योंकि रचना में रचनाकार का दृष्टिकोण, उसकी प्रत्ययगत संचेतना उतना महत्व नहीं रखती है जितना कि भाषा की संरचना। स्वयं जो साहित्यकार है उसके स्वयं के विचार क्या हैं, उसकी अपेक्षा वह किस माध्यम से, किस प्रकार से अभिव्यक्त कर रहा है, साहित्य में उसकी महत्ता अधिक है। यहाँ भाषा, रूपवाद में भाषा एक स्वायत्त इकाई है। भाषा से बढ़कर एक पदार्थ है, वस्तु है, जिसका विश्लेषण, विवेचन, रचना को नए ढंग से परखने की बुद्धि प्रदान करता है, ऐसा रूपवादी मानते हैं। वस्तुतः भाषिकी का संरचनात्मक रूप ही रूपवादी समीक्षा के निकट पड़ता है। कुल मिलाकर जो रूपवाद है वह भाषावादी समीक्षा आंदोलनों की ही एक संतान है। रूसी रूपवाद के प्रवर्तक प्रमुख रूप से कौन कौन रहे, हम देखते हैं कि बोरिस एकानबम, विक्टर स्कैलोव्स्की, रोमन जैकोब्सन, बोरिस तोमरचेवस्की आदि को रूसी रूपवाद का प्रवर्तक माना जाता है। और इन रूपवादियों के मुख्य रूप से दो केंद्र रहे, मॉस्को और पेट्रोग्राड। मॉस्को में भाषिकी के केंद्र की स्थापना 1915 में हुई थी और इस केंद्र से जुड़े सदस्य भाषाविद थे तथा पेट्रोग्राड समाज के समीक्षक काव्य भाषा विमर्श में अधिक तल्लीन थे। मुख्य रूप से मॉस्को और पेट्रोग्राड दोनों ही रूपवादी समीक्षा से संबंधित केंद्र थे, लेकिन वहाँ अधिक भाषाविद थे और ये काव्य भाषा के विमर्श में, पेट्रोग्राड के जो समीक्षक थे वह काव्य भाषा विमर्श में अधिक तल्लीन थे। आगे हम देखते हैं रूपवाद को और अच्छे से समझने के लिए इसके संदर्भ में जो कुछ परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई हैं, हम उन्हें समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले विक्टर कहते हैं, जो रूपवादी समीक्षा के एक प्रमुख आलोचक हैं, समीक्षक हैं, वह कहते हैं रचना एक मशीन की तरह होती है। वह मानवीय गतिविधि का उत्पाद होती है जिसमें एक खास किस्म के कौशल को प्रयुक्त करके कच्चे माल को ऐसी कारीगरी द्वारा डाला जाता है जिससे कुछ विशेष लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। तो विक्टर यहाँ पर जिस बात पर सबसे अधिक बल देते हैं वह मुख्य रूप से भाषा को ही अधिक बल दे रहे हैं, और जो कच्चा माल है यानी जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, जो अनुभूतियां, वह कच्चा माल है, उसे कुछ विशेष प्रक्रिया के द्वारा, विशेष कौशल के द्वारा एक विशेष रूप से ढाला जाता है। इसी प्रकार से विक्टर एक स्थान पर और कहते हैं, वह कहते हैं कि कला सबसे पहले शैली और तकनीक है और उसके बाद कुछ और। लेकिन उनका ये भी कहना था कि कला तकनीक केवल पद्धति या रीति नहीं है, वह कला की वस्तु भी है। कला की वस्तु कह के वो क्या कहना चाहते हैं कि वह सामान्य से कुछ अलग है। इसी प्रकार से स्कैलोव्स्की कहते हैं कला हमेशा जिंदगी से मुक्त होती है,
इसका ध्वज शहर की चार दीवारी पर लहराते झंडे के रंग को प्रतिबिंबित नहीं करता। कला रूपों का विवेचन कला नियमों के द्वारा ही होना चाहिए। तो इसके अलावा इसके स्पष्ट रूप से जब वो झंडे की या ध्वज की बात कह रहे हैं तो स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि जो कला है वो जिंदगी से मुक्त है। जिंदगी में चलने वाले जो विचार हैं, जो जिंदगी में चलने वाले जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं, जो सामाजिक विचारधाराएं हैं, भावनात्मक विचारधाराएं, उनसे वह मुक्त होती है। और वह कला रूपों का विवेचन हमें कला के नियमों के द्वारा ही करना चाहिए। किसी वाद या किसी विचारधारा के आधार पर हमें वह उस कला की आलोचना या कविता की आलोचना नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि रूपवाद की जो परिभाषाएं दी गई है उससे स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ परंपरागत समीक्षा पद्धति थी, आलोचना पद्धति थी, वह कला को एक सामाजिक और राजनीतिक उत्पाद मानती थी। वह साहित्य के लिए सामाजिक और राजनीतिक उत्पाद के रूप में साहित्य को देखती थी। वह ये मानती थी कि जो साहित्य है वह एक लेखक का मनोवैज्ञानिक उत्पाद है। लेकिन रूपवादी इन समस्त मान्यताओं का विरोध करता है और साहित्य को एक विलग और विशिष्ट नियम के रूप में स्थापित करने का कार्य रूपवाद करता है। वह रचना के अंतर्वस्तु की बजाय रचना के रूप पर महत्व देता है। अंतर्वस्तु क्या कहा जा रहा है, इसकी अपेक्षा कैसे कहा जा रहा है, कैसे लिखा जा रहा है, इस पर अधिक बल देता है। इसी प्रकार से जैकॉब्सन भी कहते हैं कि समीक्षक को साहित्यिकता या उन तत्वों से जिनसे साहित्य निर्मित होता है उनसे उलझना चाहिए। साहित्य की संरचना कृति में है, कृतिकार में नहीं, कविता में है, कवि में नहीं। तो यहाँ रूपवादी समीक्षकों का ध्यान कृति पे मुख्य रूप से रहता है। कृतिकार यानी साहित्यकार के स्वयं के क्या विचार हैं, धारणाएं, इसकी अपेक्षा वह जो कृति है वो कैसे अभिव्यक्त की जा रही है, उसका रूप कैसा है, उसकी संरचना कैसी है, उस पर अधिक बल देता है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि रूपवाद की जो परिभाषाएं दी गई उसके बाद इसकी जो मान्यताएं उभर कर आती है, किस पर अधिक बल देती है, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। रूपवाद की क्या मान्यताएं हैं। रूपवाद की जो सबसे पहली जो मान्यता उभर कर सामने आती है वह है कि ये विज्ञान और तकनीक से प्रभावित एक कलावादी आंदोलन है। जिस प्रकार से विज्ञान और तकनीक तथ्यों पर आधारित है, ठोस टेक्निक पर आधारित है, उसी प्रकार से यह जो आंदोलन है रूपवाद, यह विज्ञान और तकनीक के सिद्धांतों के अनुसार ही कला की समीक्षा करने पर बल देता है। दूसरा ये कहता है कि साहित्य का अध्ययन समाज निरपेक्ष दृष्टि से, जिसे समीक्षा पूर्णतः भाषागत हो गई, समाज के आधार पर समाज में प्रचलित नियमों, समाज की स्थितियों, समाज की भौतिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियों से निरपेक्ष होकर केवल कृति का अध्ययन करने पर बल देता है। इस संदर्भ में यदि हम देखना चाहें तो यह किसी कृति को किसी भी काल में एक निरपेक्ष दृष्टि से उसका अध्ययन करने पर बल देता है। तीसरा ये जो है, इनका मूल मंतव्य कविता है, अर्थात उसकी भाषिक संरचना है, वह कैसे लिखी जा रही है, उसकी टेक्निक कैसी है। दर्शन, प्रत्यय, समाज, सौंदर्य, साहित्य, इतिहास, काव्य रस आदि से मुक्त कविता स्वयं एक स्वायत्त एंटिटी है। कविता का स्वयं का जो अस्तित्व है उस पर वह बल देता है। कविता के अंदर दर्शन ढूंढना, प्रत्यय ढूंढना, समाज, सौंदर्य, साहित्य, इतिहास, इन सबको खोज के निकालने की जो आलोचना पद्धतियां हैं उनसे मुक्त होकर कला, कविता, साहित्य की वह अपने ढंग से समीक्षा करने पर बल देता है। अगली जो रूपवाद की मान्यता है कि काव्य कला का संबंध कला की निर्मित से, डिजाइन से, कैसे लिखी जा रही है, कैसे कही जा रही है बात अपनी, उसकी निर्मित कैसी, उसकी डिजाइन कैसी है, उस पर बल देता है। कला में अंतर्निहित जो थॉट है, मैसेज है, जो अंतर वस्तु है, उसकी अपेक्षा उसकी निर्मित पर, उसकी बनावट पर बल देता है। अगर इसके अनुसार रूपवादी मान्यता के अनुसार यदि हम देखें तो जैसे रीतिकाल की जो कविता है उसकी निर्मित, उसकी डिजाइन अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। अगर उसमें मैसेज या थॉट नहीं भी है लेकिन उस कविता की डिजाइन या निर्मित ज़्यादा कलापूर्ण है तो रूपवादी समीक्षा की दृष्टि से वह कविता अधिक महत्वपूर्ण या अधिक सक्षम कविता बन जाती है। कविता भाषा का विशिष्ट चयन और अनुप्रयोग है
वह कविता को किसी और परिभाषा में और घेरे में बांधने की अपेक्षा वह कविता के लिए यही मान्यता रखता है कि कविता भाषा का विशिष्ट चयन और अनुप्रयोग है। अगली जो रूपवाद की मान्यता है कि काव्य भाषा में कुछ अद्भुत अजनबीपन को विकसित करके तलाशना रूपवाद का प्रमुख तत्व है। शब्द वही होते हैं, लेकिन उन शब्दों के माध्यम से जो अभिव्यक्त किया जाए वो कुछ ऐसा नयापन लिए हुए हो और उसी को तलाशना रूपवाद का प्रमुख तत्व है। काव्य वस्तु को नजरअंदाज करके रूप के आधिपत्य पर बल देता है। तो यहाँ रूपवाद की स्पष्ट मान्यता उभर कर सामने आती है कि जो कहा जा रहा है उसे वह नजरअंदाज करता है, बल्कि वह इस पर बल देता है कि कैसे कहा जा रहा है। साहित्य को दर्शन, इतिहास, मनोविज्ञान, मार्क्सवाद के आलोक में नहीं देखा जा सकता। अभी तक ये मान्यताएं चलती रही समीक्षा की दृष्टि से कि साहित्य किस दर्शन से लिखा जा रहा है, उस समय का इतिहास कैसा था, कवि की मनोवृत्ति कैसी है, उसमें जो व्यक्ति वर्णित किए गए उनका क्या मनोविज्ञान है, मार्क्सवाद की दृष्टि से साहित्य कैसा है। इनके आलोक में साहित्य को देखने की मान्यताओं का विरोध करता है रूपवाद, और वह साहित्य को एक साहित्य की दृष्टि से ही देखने पर बल देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो रूपवादी जो समीक्षा है वह मुख्य रूप से कृति पर ही बल देती है। जो साहित्य का जो मूल उत्पाद है उस पर बल देती है, वह कैसे उस उत्पाद की उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे उसकी निर्मित हुई है, उसका डिजाइन कैसा है, उन पर अधिक बल देता है बनिस्बत उसमें जो विचार है, थॉट है, अंतर्वस्तु है, उस पर बल देने पर वह प्रयास नहीं करता है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि रूपवाद की मान्यताओं का भारतीय समीक्षा की दृष्टि से साम्य और वैषम्य की दृष्टि से हम देखेंगे। रूपवादी जो मान्यता है भारतीय काव्य शास्त्र में भी हम देखते हैं कि रीति, वक्रोक्ति जैसे कुछ संप्रदाय हैं जिन्हें हम भाषा संप्रदाय की दृष्टि से देख सकते हैं, क्योंकि यह भी जैसे रीति है, विशेष पद रचना को रीति कहा गया है, वक्रोक्ति भी वक्र प्लस उक्ति कह के जो वक्र कथन है उस पर बल देता है। लेकिन फिर भी इन संप्रदायों को हम रूपवादी समीक्षा का एक उदाहरण नहीं कह सकते, क्योंकि रीति और वक्रोक्ति भी अंत में जाकर बल किस पर देते हैं कि रीति के माध्यम से या वक्रोक्ति के माध्यम से काव्य सौंदर्य और लालित्य को उद्घाटन करना ही कवि का वह चरम लक्ष्य माना गया है। और जबकि रूपवाद का लक्ष्य लालित्य सौंदर्य की अपेक्षा भाषागत संरचना की स्वायत्तता पर बल देता है, वह रूपवादी समीक्षक रमणीयार्थ पर बल नहीं देता है। तो भारतीय इस प्रकार से यह जो भारतीय काव्य शास्त्र में वर्णित रीति और वक्रोक्ति है यह एक स्तर पर तो रूपवाद से साम्य रखते हैं, क्योंकि यह भी भाषा पर बल दे रहे हैं। लेकिन जब इनका लक्ष्य देखते हैं तो लक्ष्य की दृष्टि से इन दोनों में विभेद उत्पन्न हो जाता है। अगला हम देखते हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र में शब्दार्थ और भावार्थ में कोई भेद नहीं किया गया। शब्द और भाव एक ही है, शब्द और अर्थ का सहभाव ही हमारे यहाँ साहित्य कहा गया। और जबकि रूपवादी जो समीक्षक हैं वह अधिकांश रूप से रूप अर्थात शब्द को अर्थ से भिन्न करने पर बल देते हैं। तो भारतीय समीक्षा पद्धति में रीति और वक्रोक्ति से भी रूपवादी समीक्षा का एक प्रकार का अंतर हमें दिखाई देता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ हमने संक्षेप में रूपवाद को थोड़ा सा समझने का प्रयास किया। अब हम देखेंगे कि रूपवादी जो समीक्षा पद्धति है ये अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारी यह कला को कला के दृष्टि से देखने पर बल देती है, लेकिन फिर भी इसमें इस समीक्षा पद्धति में कुछ कमियां हैं। उन कमियों की दृष्टि से हम देखेंगे कि सबसे पहले तो ये अंतर अनुशासनात्मकता का विरोध करता है। अंतर अनुशासनात्मकता का अभिप्राय है कि जो कला के अन्य अनुशासन हैं उनको भी समाहित करके एक सम्मिलित दृष्टि से काव्य की या साहित्य की समीक्षा करना, जबकि रूपवाद इसका विरोध करता है। यह कविता को या साहित्य को एक स्वतंत्र अस्तित्व के स्वतंत्र तत्व के रूप में देखकर उसकी समीक्षा करने पर बल देता है। दूसरा यह है कि इसमें समग्रता की कमी है। संपूर्ण रूप से कविता का या साहित्य का समीक्षा करने की दृष्टि से यह जो वाद है, रूपवादी विचारधारा है, यह सक्षम नहीं हो सकती। रूपवाद एक तत्व पर बल देता है अजनबीपन पर, नएपन पर, निरालेपन पर, कि जो शब्द प्रयोग किए जाएं वह एक नयापन लेकर काव्य में उपस्थित हो। लेकिन एक बार जब कविता पढ़ ली गई तो उसके बाद वह नवीनता समाप्त हो जाती है।
वह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार रूपवाद यहाँ आकर इसका कुछ भी इसके ऊपर उत्तर नहीं है कि एक बार पढ़ने के बाद, अर्थ समझ में आने के बाद उसकी नवीनता समाप्त हो गई तो फिर रूपवादी समीक्षा उस नएपन को किस रूप में परिभाषित कर पाएगी। साहित्य में जो शिल्पगत परिवर्तन होते हैं वह बाह्य प्रभाव से होते हैं। रूपवादी समीक्षक जो बल देते हैं कि वह निर्मित पर, डिजाइन पर, शिल्प पर बल दे रहे हैं। तो जो शिल्पगत परिवर्तन होते हैं बाह्य प्रभाव के बिना संभव नहीं। आदिकाल से लेकर आज तक जो कविता में परिवर्तन हुआ हिंदी साहित्य के संदर्भ में यदि हम देखें तो वह बाह्य परिस्थितियों का प्रभाव अवश्य उस पर पड़ता है, जिससे कविता की उस टेक्निक में, उस बनावट में, उस डिजाइन में कुछ अंतर आता है। लेकिन रूपवाद बाह्य प्रभाव को ग्रहण करने में विरोधी है, तो इसलिए यहाँ पर रूपवाद की यह एक बहुत बड़ी सीमा उभर कर आती है कि बाह्य प्रभाव के बिना शिल्पगत परिवर्तन कैसे होंगे। और दूसरा रूपवाद की अंतिम जो कहा गया है कि ये अपने आप में संपूर्ण नहीं है। रूपवादी समीक्षा के अंतर्गत किसी भी कृति की समीक्षा करने के लिए अन्य अनुशासनों का, अन्य स्थितियों का, परिस्थितियों का, समाज का सहारा लेने की आवश्यकता रहेगी ही रहेगी। इस संदर्भ में डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसकी सीमाएं इंगित करते हुए कहा है कि वस्तुतः रूपवाद कलावाद का ही दूसरा नाम है और इस कलावाद ने समीक्षा के क्षेत्र में काफी कहर ढाया है। साहित्य को जीवन से अलग करके उसे संरचना तक ही सीमित कर देना प्रतिक्रियावादी मनोवृत्ति की चरम सीमा है। साहित्य के आस्वाद से कुछ लेना देना नहीं। जिस संवेदना शून्य भाषा यानी रोजमर्रा की भाषा को संवेदनापूर्ण बनाने की चेष्टा की जाती है, उसमें संवेदना क्या है इस पर भी विचार नहीं करता। तो यहाँ बच्चन सिंह स्पष्ट रूप से बताते हैं कि रूपवादी समीक्षा ने साहित्य को जो जीवन से अलग करने का जो कार्य किया है वह इसकी प्रतिक्रियावादी मनोवृत्ति। साहित्य को जीवन से अलग नहीं किया जा सकता और साहित्य में जो भाषा संवेदनापूर्ण है ये संवेदना की भी बात नहीं करता। आम बोलचाल में जो भाषा प्रयोग की जाती है उसे संवेदनापूर्ण बनाकर साहित्य या कला में प्रयुक्त किया जाता है। लेकिन रूपवादी तो उस संवेदना के बारे में भी बात नहीं करना चाहता। तो इसलिए इस समीक्षा पद्धति की या इस विचारधारा में बहुत सारी कमियां हैं जिन पर विद्वानों ने, आलोचकों ने अपनी लेखनी चलाई है। अब हम देखेंगे कि रूपवाद की इतनी अधिक सीमाएं होने के पश्चात भी इसका प्रभाव क्या है, इसका महत्व किस रूप में हम अंकित कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, साहित्य की महत्ता स्थापित करने के कारण रूपवाद का अपना महत्व है। साहित्य भी अन्य अनुशासनों की भांति स्वतंत्र अनुशासन है, ये बात तो रूपवाद ने स्थापित की और इसे अन्य अनुशासनों के साथ समाहित नहीं किया जा सकता। जैसे कि सुधीर पंचोरी कहते हैं कि रूसी रूपवाद ने सबसे बड़ा काम यह किया कि उसने साहित्य के प्रचलित सर्वसंग्रहवादी दृष्टिकोण को व्यर्थ करार दिया। साहित्य अध्ययन को एक स्वतंत्र अनुशासन बनाया, मनगढ़ंत अंदाज और मनगढ़ंत निष्कर्षवाद से मुक्त कर रूपवाद ने समीक्षा को एक निश्चित अध्ययन में बदल दिया। अभी तक जो प्रवृत्ति चल रही थी कि साहित्य के अंतर्गत हर प्रकार की विचारधाराओं को ढूंढना, हर प्रकार के विचार की दृष्टि से उसका विश्लेषण करना, इन सब से मुक्त करके साहित्य अध्ययन को एक स्वतंत्र अनुशासन बनाया और मनगढ़ंत, मन से ही अंदाज और मन से निष्कर्ष निकालने की जो प्रवृत्ति थी, रूपवादी समीक्षा ने उस पर एक प्रकार से लगाम कस दी। साहित्य की स्वतंत्र महत्ता स्थापित करने के कारण रूपवाद का अपना महत्व है। रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं कि मैं ये बात स्थिर कर लेना चाहता हूँ कि शुद्ध साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। जिस समय विश्व में यथार्थवाद, मार्क्सवाद, प्रगतिवाद का बोलबाला था, अर्थात साहित्य इन सिद्धांतों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम भर रह गया था, उस समय साहित्य की स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने के कारण रूपवाद का महत्व निर्विवाद है। तो रामचंद्र शुक्ल भी ये कहते हैं कि जिस समय रूपवाद का आगमन होता है, रूपवादी सिद्धांत प्रचलन में आता है, उस समय विश्व में बहुत सारी विचारधाराओं का प्रभुत्व था और साहित्य को उन विचारधाराओं को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम पर बना दिया गया था। और रूपवादी वहां पर आकर एक लगाम कसता है, वो बताता है
कि साहित्य केवल इन विचारधाराओं को अभिव्यक्त करने का माध्यम भर नहीं है, बल्कि उसका अपना स्वतंत्र महत्व है, उसका स्वयं का अनुशासन है, और वह अपना जो उसका समीक्षा है वह उन सिद्धांतों के आधार पर कर सकता है। साहित्य की भाषा दैनिक जीवन की भाषा से अलग होती है, उसमें साहित्यिकता होती है। इस बात को स्थापित करने का महत्व, इस बात को स्थापित करने का जो श्रेय है वो रूपवाद को दिया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने रूपवाद को संक्षेप में अध्ययन किया। आगे की कक्षा में हम अन्य साहित्य सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।